गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं विपिन सर एक बार फिर से आप लोगों के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत एक नए वीडियो के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, यह वीडियो मानव जनन पाठ के अंतर्गत आज के लास्ट वीडियो होगी ये, और इसी वीडियो में हम सब कुछ इस पाठ की जो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस है सारी हेडिंग क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हम आपको पिछले वीडियो में भ्रूण का परिवर्धन अर्थात डेवलपमेंट ऑफ भ्रूण कैसे होता है ये बातें हमने आपको बताई थी। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट करना चाहेंगे आपको पिछले वाले वीडियो का टॉपिक, भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है, डेवलपमेंट। मैंने कहा था कि यन मिलकर जब 2 यन अर्थात युग्मनज बनाते हैं तो उसी युग्मनज जाइगोट का क्या होता है, 7 घंटे बाद युग्मनज 7 घंटे बाद बनता है, निषेचन। ठीक है, अर्थात प्रजनन के 7 घंटे बाद मादा युग्मक नर से मिलकर युग्मनज बनाता है, ये बताया था। और 7 घंटे बाद क्या होता है, भ्रूण का परिवर्धन चालू हो जाता है, डेवलपमेंट चालू हो जाता है। और उसी डेवलपमेंट के अंतर मैंने आपको कहा था युग्मनज जो होता है वो लगभग 4 बार बढ़ता है, और 4 बार बढ़ के लगभग 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 खंड बनाता है, जिन्हें कोरक खंड कहते हैं। ठीक है, ये सब बातें मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। अब वो जो भ्रूण का परिवर्धन हुआ तो अब वो कहां पर जा कैसे होगा उसी के बारे में इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में जो हम पढ़ाने वाले हैं बेटा वो भ्रूण का परिवर्धन अर्थात इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो, भ्रूण का अंतररोपण, भ्रूण का अंतररोपण पढ़ाना, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो पढ़ाना है। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। भ्रूण तो आप समझ गए हो, ठीक है कि नहीं। भ्रूण मतलब युग्मनज जो बार बार खंड विभाजित होकर जो संरचना बनाया वो भ्रूण है। अब उस भ्रूण का, ठीक है, कहां पर अंतररोपण हुआ, अंतररोपण मतलब कहां सेट होगा और सेट होकर के एक बेबी का निर्माण करेगा। ठीक है, तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं भ्रूण का अंतररोपण डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, अंतररोपण मीन्स होता है दोस्तों चिपकना। ठीक है, तो भ्रूण कहाँ चिपकता है, गर्भाशय में चिपकता है, गर्भाशय की दीवार से, तो उसी को क्या कहते हैं, भ्रूण का अंतररोपण कहते हैं। ठीक है, एक डिफिनीशन के तौर पर अगर आपको देना हो तो आप क्या लिखेंगे कि किसी भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से चिपक कर अंतः स्थापित होना ही क्या कहलाता है, भ्रूण का अंतररोपण कहलाता है। ठीक है, समझ में आई होगी बात। फिर से एक बार देख लीजिए कि किसी भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना ही, या चिपकना, या चिपक कर अंतः स्थापित होना, उसी में लगे रहना ही क्या कहलाता है, भ्रूण का अंतररोपण कहलाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इसको कैसे भ्रूण का अंतररोपण होता है ये बताने जा रहे हैं। अभी तक तो मैंने एक डिफिनीशन बताया, बट अभी बता रहे कैसे अंतररोपण होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो कैसे होता है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर बेटा कि निषेचन के लगभग 1 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन लगभग। तो निषेचन का मतलब कि नर युग्मक मादा युग्मक से शुक्राणु अंडाणु से जब मिलता है, युग्मनज बनाता है, तो उसके 1 सप्ताह बाद क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट मैंने आपको बताई थी, ब्लास्टोसिस्ट में क्या बताया था कि जो आपका कोरक खंड होता है, मतलब युग्मनज जब बनता है 2 भागों में बटा 4, 4 से 8, 8 से 16 भागों को ही क्या कहते हैं, कोरक खंड, या इसी को ठोस भ्रूण कहते हैं। यह भ्रूण क्या होता है, गर्भाशय नाल से होता हुआ या फैलोपियन नलिका से होता हुआ कहाँ पे आ जाता है, गर्भाशय में। और जब गर्भाशय में आता है तो वहीं पर बेटा क्या है, गर्भाशयी दूध होता है, वह दूध रिस रिस करके क्या होता है, पिंड के अंदर या भ्रूण के अंदर जाता है, जिससे ब्लास्टोसील बनती है। और वही ब्लास्टोसील बाद में क्या करता है, अंदर बड़ा होकर स्थापित होकर के क्या करता है, भ्रूण बीज को अलग किनारे ध्रुवी की ओर कर देता है। ठीक है, ये बातें मैंने वहां पर आपको बताई थी। तो वहां पर ये ब्लास्टोसिस्ट की हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो यही कह रहे हैं निषेचन के लगभग 1 सप्ताह बाद ब्लास्टोसिस्ट अपने भ्रूण बीज वाले भाग की ओर से, ठीक है, गर्भाशय के ऊपरी भाग में इसकी दीवार से कहीं पर क्या होती है बेटा, चिपक जाती है। तो मैंने क्या कहा था, भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से चिपकना ही क्या कहलाता है, अंतररोपण कहलाता है। ठीक है, तो वही होता है कि गर्भाशय की दीवार से चिपक जाती है और ब्लास्टोसिस्ट तथा गर्भाशयी दीवार के संपर्क के स्थान पर कुछ ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं की कोशिका कला का विघटन हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे ये आपका मान लीजिए सपोज करिए ये भ्रूण है आपका, तो ये गर्भाशय की दीवार है ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे क्या होता है, चिपक जाता है। और जब चिपकता है तो इस भ्रूण और इस गर्भाशय के दीवार के बीच में कुछ ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। जब ये चिपकता है तो उनकी कोशिका कला क्या होती है, विघटित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, जिससे यह 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, यह 2 भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसका पहला भाग सिंसाइशियल अस्तर कहलाता है और दूसरा कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। ठीक है, तो जो इसका पहला भाग है बेटा सिंसाइशियल लेयर हो जो होता है, सिंसाइशियल अस्तर होता है, उसमें कुछ अंगुलियों के समान ऐसे क्या होते हैं,
प्रवर्ध निकले होते हैं, अंगुलियों की समान संरचनाएं होती, भाग होते हैं, ठीक है, जिसको अंगुली नुमा प्रवर्ध कहते हैं। इसी की सहायता से या गर्भाशय की दीवार के अंदर जो श्लेष्मिक लेयर है, चिपचिपा लेयर जो होती है, उसी के स्तर में घुस कर भ्रूण क्या करता है, जैसे ये मान लीजिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ये भ्रूण है गोला सा, ठीक है, तो इसमें क्या, जब ये गर्भाशय की दीवार से ऐसे चिपकता है तो गर्भाशय के दीवार के बीच की ट्रोफोब्लास्ट कोशिका की कोशिका कला नष्ट हो जाती है। तो नष्ट होने के बाद इसका जो ये है अपभ्रूण, इसके दो भाग बढ़ जाते हैं, जिसमें पहला है सिंसाइसियल लेयर, दूसरा है क्रोस्की ट्रोफोब्लास्ट। तो जो इस दो भाग बटे, तो जो ऊपर वाला भाग है सिंसाइसियल लेयर, इसमें ऐसे अंगुली के समान ऐसे निकल जाते हैं प्रवर्ध, ठीक है, और ये निकल कर गर्भाशय की जो चिकनी श्लेष्मी चिपचिपी दीवार है, इसी में क्या होते हैं, बेद कर ऐसे चिपक कर ऐसे हुक की तरह क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो वही चीज लिखा है कि अंगुली नुमा प्रवर्ध गर्भाशय की दीवार के श्लेष्मिक स्तर से घुसकर निषेचन के 8वें दिन भ्रूण को क्या करते हैं, गर्भाशय की दीवार से जोड़ देते हैं, जिससे इसी को क्या कहते हैं, भ्रूण का रोपण या भ्रूण का अंतररोपण, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्रायो कहते हैं, ठीक है गाइज। तो इस तरह से अभी आपने प्रोसीजर समझा कैसे भ्रूण का अंतररोपण होता है, ठीक है, ये बातें आपको क्या की गई, यहाँ पर क्लियर की गई, ठीक है। तो सीधा सीधा आप ये समझ सकते हो कि जब भ्रूण गर्भाशय में आ जाता है, ठीक है, तो गर्भाशय की दीवार, गर्भाशय की ऊपरी दीवार, जैसे यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, या यहाँ पर ही देखिए आप, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से जब जुग्मनज बनता है, ये बनकर जब यहाँ गर्भाशय में आता है, ठीक है, गर्भाशय में जब यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पे जब गर्भाशय में ये क्या होता है बेटा, यहाँ पर जब ये पहुँच जाता है, ठीक है, ये गोल ठोस सा भ्रूण जब ये पहुँच गया, तो इसी गर्भाशय में लिक्विड दूध जैसा पदार्थ बताए थे, ये रिस कर इसके अंदर जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब ये भ्रूण ऊपर की ओर जाएगा, ये गर्भाशय की दीवार में ऐसे अंगुलियों की समान भी संरचनाएं होती हैं, तो ये क्या होगा, जब ऊपर जाता है इसे चिपकने के लिए, उसी समय इसके और इसके बीच में क्या होता है, कुछ ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, जिसकी कोशिका कला का विघटन हो जाता है, और विघटन होने के उपरांत, ठीक है, ये क्या होता है, इसके दो भाग हो जाते हैं, और दो भाग में पहला सिंसाइसियल स्तर होता है, दूसरा कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट। तो जो सिंसाइसियल स्तर ये ऊपर की तरफ होता है, और ये बाद में इस तरह से ऐसी संरचना बना लेता है अंगुलियों के समान ऐसे, और फिर क्या होता है, इसी गर्भाशय की जो चिपचिपी श्लेष्मी दीवार है, इसी से क्या होता है, ऐसे चिपक जाता है कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से क्या हो गया, चिपक गया। तो इसी को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रायो, अर्थात भ्रूण का अंतररोपण या रोपण कहते हैं, ठीक है गाइज। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, आप नोट कर लीजिए, थ्योरी नोट करना है, नोट्स जरूर बनाइए, इसलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं गाइज। तो नोट कर लीजिए गाइज आप लोगों ने। हम चलते हैं और नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने के लिए, जिसका नाम है सगर्भता और अपरा या आंवल या प्लेसेंटा का निर्माण, ठीक है। सगर्भता का मतलब होता है गर्भधारण करना, ठीक है, गर्भधारण का मतलब क्या होता है, भ्रूण का गर्भाशय से चिपक करके उसका डेवलपमेंट करना। और अपरा या आंवल का प्लेसेंटा का निर्माण मतलब होता है, अपरा कहिए या आंवल कहिए या प्लेसेंटा का निर्माण कहिए, इंग्लिश में आंवल अपरा को प्लेसेंटा कहते हैं। ये क्या होता है, तो ये आपको हम बताना चाहेंगे, सिंपल भाषा में अगर समझना हो तो एक बेबी है और माँ का जो गर्भाशय है, दोनों के बीच में, ठीक है, कनेक्शन है, उसी कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, आंवल या प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। अर्थात अपरा, आंवल या प्लेसेंटा वह माध्यम है जिसकी सहायता से बेबी की बॉडी का कनेक्शन माँ के गर्भ से है, ठीक है, या आप कह सकते हो वह माध्यम जिसकी सहायता से एक बच्चे को माँ के शरीर से जोड़े रखता है, उसी को हम प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए पेट में 6 माह का बच्चा और उसको कोई प्रॉब्लम है, कुछ चाहिए उसको, तो उसको डायरेक्ट तो नहीं दिया जा सकता है, तो माँ के बॉडी में उससे इंजेक्ट करेंगे, तो बॉडी के माँ में जाने के बाद ब्लड में जाएगा, और ब्लड से होकर के प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मतलब वही माध्यम या रास्ता है जो बच्चे के नाभि से जुड़ा होता है, तो वहीं से होता हुआ नाभि से बच्चे की बॉडी में क्या होता है, चला जाता है, ठीक है। और आपके अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो बेबी होता है जब नाभनाल काटते हैं प्रसव के दौरान, नाभनाल काटने के बाद वो कुछ समय बाद क्या होता है, ये माँ के शरीर से एक मांस का थोड़ा सा गुच्छा कह लीजिए वो निकलता है, फिर उसका कोई काम नहीं है, उसका काम इतना था कि बच्चे को माँ के गर्भ से जोड़कर उसे पोषण देना, तो उसी को हम प्लेसेंटा कहते हैं। वो अनयूजलेस होता है, फेंक दिया जाता है। लेकिन हाँ,
अन्य कंट्री में क्या होता है, अब धीरे धीरे एक नई तकनीक आ गई है, प्लेसेंटा को फेंकने के बजाय प्लेसेंटा को कंजर्वेट सुरक्षित कर देते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा में क्या होता है, आपका स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल कोशिकाएं होती हैं, इसका उपयोग जो है वैज्ञानिक अंग विभिन्न प्रकार के हार्ट, लिवर, किडनी अंग बनाने में करते हैं, ठीक है, करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी तकनीक का विकास किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, इस प्लेसेंटा को यूजलेस समझकर फेंक दिया जाता है, क्योंकि अभी इसके कंजर्वेट करने की या सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो हम आइए देखते हैं कैसे प्लेसेंटा का निर्माण होता है। लेकिन फिर से कह रहा है, प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा वह माध्यम है जो बच्चे के नाभि से जोड़ करके बच्चे को माँ के शरीर से जोड़े रखता है, और उसी के माध्यम से बच्चे को क्या करता है, पोषण प्रदान होता है, ठीक है। उसी को अपरा या प्लेसेंटा या आंवल कहते हैं, ठीक है गाइस। तो अब आइए देखते हैं कैसे बनता है, कैसे इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो तीसरे सप्ताह के प्रारंभ में, मतलब जैसे आज किसी बॉडी में फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, अर्थात युग्मनज बना है, तो आज के तीसरे सप्ताह अर्थात 21 दिन के प्रारंभ में माता के गर्भाशय की दीवार में भ्रूण का रोपण, ठीक है, प्राथमिक रसांकुर द्वारा होता है। रसांकुर का मतलब वही उंगलियों जैसे जो प्रवर्ध बने होते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या होता है, गर्भाशय की दीवार में भ्रूण का रोपण होता है। और प्रत्येक प्राथमिक रसांकुर में सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट से ढका कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट का एक प्रवर्ध होता है। इसके बाद कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट के प्रवर्ध में, ठीक है, जरायु अर्थात कोरियन की मेसोडर्मिक कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें जरायु कहते हैं। यह क्या होता है, घुस जाती है, कहाँ घुस जाती है, कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट के प्रवर्ध में, ठीक है। जरायु क्या होता है, घुस जाता है, ठीक है। अब रसांकुर को द्वितीयक रसांकुर कहते हैं, अर्थात जब जरायु ट्रोफोब्लास्ट में प्रवर्ध में से घुस जाता है तो अब उसे हम रसांकुर को द्वितीयक रसांकुर कहते हैं। और तीसरे सप्ताह के अंत तक जो है, ठीक है, मेसोडर्मिक कोशिकाओं से रुधिर का बच्चे में विकास हो जाता है भ्रूण में, और जो रुधिर का विकास होता है तो अब इसे तृतीयक रसांकुर कहते हैं। और अब बाद में इसी कोशिकाओं का भ्रूण के परिसंचरण तंत्र से क्या होता है, संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे अब आंवल या अपरा कहते हैं। और अब इस आंवल और अपरा के माध्यम से ही क्या होता है, भ्रूण पूरी तरह से माँ के बॉडी या गर्भाशय से जुड़ चुका होता है, और अब उसी के माध्यम से, उसी रास्ते से माँ की बॉडी से दवा पानी जो भी चलेगा वो बच्चे की बॉडी में, माँ जो भी खाएगी बच्चे की बॉडी में जाता रहता है, अर्थात भ्रूण की बॉडी में जाता रहता है। और भ्रूण का क्या होता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इसी तरह से क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है गाइस, ठीक है। तो नोट करिए, हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। तो आइए देखते हैं इस पाठ की जो लगभग लास्ट हेडिंग या पढ़नी है, हमें प्रसव पढ़ना है, पार्ट्यूरेशन कहन या डिलीवरी जिसे आप कहते हो, हम आज उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्रसव क्या होता है, ठीक है। अभी तक आपने देखा प्रजनन कैसे होता है, फिर युग्मक बनते हैं, फिर युग्मक बनने बाद युग्मक मिलते हैं, प्रजनन के दौरान निषेचन होता है, टूयन बनता है, टूयन से भ्रूण बनता है, भ्रूण का अंतर रोपण होता है, फिर भ्रूण गर्भाशय की दीवार में प्लेसेंटा से जुड़ता है, जुड़ करके क्या होता है, उसका परिवर्धन होकर के एक बेबी का निर्माण होता है। और जब बेबी का निर्माण हो जाता है तो एट लास्ट जनन प्रक्रिया में क्या होगा कि बेबी का बाहर आना आवश्यक है। तो बेबी के बाहर आने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। या फिर आप क्या बोलोगे कि किसी भ्रूण के, ठीक है, 9 महीने या 7 दिन 8 दिन का क्या होता है, टाइमिंग होती है परिपक्व होने की, ठीक है। अर्थात कोई भ्रूण एक बेबी में पूर्ण रूप से कन्वर्ट होने में 9 महीने 7 दिन का लगता है, या 9 महीने 8 दिन लगते हैं, किसी किसी में 9 महीने 5 दिन भी लगते हैं, तो 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लगभग 9 महीने का प्रसव काल आपका होता है, या भ्रूणी की जो भ्रूण के डेवलपमेंट की कंडीशन है, जो आपकी टाइमिंग है वो आपकी क्या है, लगभग 9 महीने होती है, 2-4 दिन आगे पीछे होता है, ठीक है। तो प्रसव किसे कहते हैं, अगर सीधी भाषा में समझा जाए तो बेबी का मां के गर्भ से बाहर आना ही क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है, ठीक है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे कि किसी भ्रूण के 9 माह 7 दिन, ठीक है, ये लगभग में है, थोड़ा 1-2 दिन पीछे हो सकता है। किसी भ्रूण के 9 माह 7 दिन के बाद गर्भ से बाहर आने की प्रक्रिया को हम प्रसव कहते हैं, प्रक्रिया को हम
प्रसव कहते हैं, अर्थात पार्टुरेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रसव हो गया। ठीक है, अब इस प्रसव की प्रक्रिया कैसे होती है ये मैं आपको बाई ओरल बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मौखिक रूप से। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही किसी फीमेल में 9 महीने पूरा होते हैं, 9 महीने 7 दिन, वैसे ही तुरंत प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का जो लेवल है, जो मस्तिष्क के पिट्यूटरी ग्रंथ के, ठीक है, ग्रंथ से स्रावित होता है, उस प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या होता है, हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। और उस समय एक दूसरा हार्मोन जिसका नाम ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, वह मस्तिष्क के पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथ द्वारा क्या होता है, स्रावित होना शुरू हो जाता है। और जब वह हार्मोन स्रावित होता है तो वह ब्लड के माध्यम से पहुंचता है कहां पर, मां के गर्भ में। तो गर्भ की जो पेशियां हैं उस हार्मोन्स की वजह से क्या होती हैं कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होती है, संकुचन करने लगती हैं। ठीक है कि नहीं, और जिससे धीरे धीरे दर्द होने लगता है। ठीक है, और जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ज्यादा स्रावित होगा समय नजदीक आने पर, उस समय क्या होता है, गर्भ में संकुचन तेजी से क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से एक समय ऐसे आ जाएगा अंतिम दिन कि इतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होगा, गर्भ की पेशियां बहुत तेजी से संकुचन करेंगी। और संकुचन करने के कारण ही इसमें जो बेबी है, जब ऐसे संकुचन होगा तो बेबी क्या होगा, बाहर आ जाता है। ठीक है, और बाहर आ गया तो उसी को हम प्रसव कहते हैं। अब उसे एक सुरक्षित ब्लेड से हम क्या करते हैं, नाभि नाल को काट कर उसे बांध देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रसव कहते हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, प्रसव क्रिया में कौन सा हार्मोन हेल्प किया, बोलो कौन सा हार्मोन्स, यहाँ पर हम लिख ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। किस, कौन सा हार्मोन भैया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक है, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है ये स्रावित कहाँ से होता है, मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथ से स्रावित होता है। ठीक है, ये पाया कहाँ जाता है, ये मस्तिष्क के होता है, सेला टर्सिका नामक गर्त में मस्तिष्क के स्फिनाइड हड्डी के बीच में एक मटर के दाने के समान लटकी हुई ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। वही ग्रंथि क्या होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथ होती है। यही ग्रंथि अपने अंदर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का स्रावण करती है जब गर्भ 9 माह 7 दिन का हो जाता है। तो इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ब्लड के माध्यम से गर्भाशय में पहुंचता है, तो गर्भाशय की पेशियां जो स्थिर होती है उनमें संकुचन होने लगता है, और एट लास्ट इतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन स्रावित हो जाता है कि वो गर्भाशय तेजी से संकुचन पंप करता है, जिससे उसके अंदर जो बेबी है वो क्या होता है, योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। फिर नाभ नाल काट कर बांध देते हैं, फिर कुछ समय बाद प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। इस तरह से प्रसव कंप्लीट हो जाता है। ठीक है गाइस, हाँ एक बात और, किसी महिलाओं को जनरल प्रसव नहीं हो पाता है, तो उसका कारण होता है कि उनके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का स्रावण कम होता है, जिससे गर्भ में पूर्ण रूप से क्या होता है, उसकी पेशियां संकुचन नहीं कर पाती हैं, अर्थात बेबी बाहर नहीं आ पाता है, तो ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, उसमें ऑक्सीटोसिन लेवल कम होता है। ठीक है, और जिन महिलाओं में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में निकल रहा है मस्तिष्क के पिट्यूटरी से, वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय को क्या करता है, एकदम तेजी से संकुचन कराता है, जिससे बेबी क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रसव कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये प्रसव क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसे भी नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो बेटा ध्यान दो, आज के इस पार्ट की मानव जनन की लास्ट हेडिंग आपको पढ़ाने जा रहे हैं, और इस लास्ट हेडिंग के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको प्रोवाइड होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लैक्टेशन अर्थात दुग्ध का श्रावण क्या है। सिंपल सा, दुग्ध माने समझ रहे हो, श्रावण माने होता निकलना। जैसे भी एक माता का शरीर के बच्चे का बाहर आना होता है, ठीक उसी प्रकार, दरअसल ध्यान दीजिए, जब बेबी पेट में पल रहा होता है गर्भाशय में, उसी दौरान फीमेल में क्या होता है, जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट में के ग्रंथियां क्या होती हैं, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं छोटी छोटी, वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, जिससे स्तन में थोड़ा सा क्या होता है, फुलाव आता है, और इसी दौरान क्या होता है, दुग्ध फॉर्मेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और जैसे ही प्रसव होता है, वैसे ही मस्तिष्क का पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसको कहते हैं, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। क्या कहते हैं बेटा, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कहते हैं। प्रसव के जस्ट बाद यह क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से ही क्या होता है, स्रावित होता है, और यही हार्मोन्स क्या करता है कि दुग्ध बनाने का या दुग्ध श्रावण को प्रेरित करता है, जिससे दुग्ध ग्रंथियां क्या होती हैं, सक्रिय हो जाती हैं दूध का निर्माण करने के लिए, और दूध फिर बराबर क्या होता है, बनने लगता है, और वही दूध क्या होता है, बेबी को पिलाने का कार्य होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात सभी के लिए, सभी गर्ल्स के लिए, कि प्रसव के बाद जो भी
भी दूध होता है, कम से कम जन्म के 6 महीने के अंदर तक का बच्चे को दूध जरूर पिलाएं, चाहे जैसे भी हो, हल्का दर्द भी हो तब भी पिलाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये दूध जो होता है गाढ़ा पीला कोलेस्ट्रम होता है, इसमें एंटीबॉडीज अर्थात से रोगों से लड़ने की क्षमता बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, जो बच्चे के शरीर में जा करके क्या करती हैं, बोलो, रोगों से लड़ने वाली कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और आगे चल करके बेबी में रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में बनी होती है। ठीक है, इसलिए हमारा ये सलाह है कि सभी ऐसी जो भी महिलाएं हैं उनको अपने 6 माह के बच्चे को दूध, 6 माह तक बच्चे को दूध जरूर पिलाना चाहिए, ताकि उनके दूध में जो भी गाढ़ा पीला कोलेस्ट्रम है वो बच्चे के शरीर में जा करके क्या हो, एंटीबॉडीज बनाए अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता प्रबल हो। अभी देख रहे हो कुछ लोग कोरोना से मर जा रहे हैं, कुछ लोग कोरोना से बच जा रहे हैं। कारण क्या है, जिनके शरीर में रोगों से लड़ने वाले एंटीबॉडीज कम है वो मर जाएंगे, और जिनके शरीर में रोगों से लड़ने वाली क्षमता वाली एंटीबॉडीज ज्यादा है वो बच जाएंगे। तो किसके शरीर में ज्यादा होता है, जो माँ का दूध ज्यादा से ज्यादा टाइम तक पिया रहता है। ठीक है, बहुत सारी माएँ ऐसी हैं दूध ना पिलाकर ऊपर का दूध पिलाते, तो ऊपर दूध पिलाने से बच्चे के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम अर्थात रोगों से लड़ने वाले एंटीबॉडीज कम बन पाती हैं, जिससे अक्सर बीमार होता है, जल्दी ठीक नहीं होता है, और कोई थोड़ा जटिल रोग होने पर उसके मरने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए गाइस क्या करना है कि बच्चे को जन्म से कम साल भर या 6 महीने तक का दूध जरूर पिलाएं, बाहर का कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। ठीक है, ये डॉक्टर की एडवाइस है, मेरी भी एडवाइस है, तो इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो इस तरह से हमने दुग्ध स्रावण प्रक्रिया को बता दिया कि जन्म होने के पहले पिट्यूटरी ग्रंथ क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है, ऑक्सीटो और इसको प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को रोके रहता है, और जैसे ही प्रसव हुआ यहाँ से तुरंत सूचना मिल जाती है तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को, पिट्यूटरी ग्रंथ को, पिट्यूटरी ग्रंथ तुरंत प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित कर देता है। ठीक है, जिससे ब्रेस्ट में या जो फीमेल में दूध ग्रंथियाँ होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और दूध का निर्माण करके दूध को स्रावित करना शुरू कर देती हैं। वही दूध बच्चा पीता है और पी करके क्या करता है, 6 महीने साल भर तक अपना जीवन यापन करता है। इस क्रिया को बेटा क्या कहते हैं, दुग्ध स्रावण कहते हैं। अब हम इस तरह से आज के मानव जनन के पाठ की लगभग सभी हेडिंग समाप्त हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।